इस मॉड्यूल में हम फोर्सेस की बातें करेंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बता रखा है कि F इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए है जो न्यूटन का दूसरा सिद्धांत है। उससे हम पता कर सकते हैं कि अगर हमें एक बॉडी पे सारी फोर्सेस पता है, ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं इसका, हमने वेक्टर सीखा है कि इन फोर्सेस को अगर हम जोड़ते हैं तो जो फोर्स निकल कर आता है उसे हम नेट एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स के ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है, ठीक है। पर न्यूटन का सिद्धांत इन फोर्सेस के बारे में कुछ नहीं कहता कि हम कैसे पता करें कि इस बॉडी में क्या क्या फोर्स लग रहा है और फोर्स किस किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमें ये लॉ नहीं कहता। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात इसमें यह है कि हम फोर्सेस को दो नज़रिए से देखते हैं। एक को हम कहते हैं फेनोमोनोलॉजिकल फोर्सेस, ठीक है, फेनोमेनोलॉजिकल फोर्सेस। इस नाम को सुनकर आपको थोड़ा डर लग सकता है, मेरे को भी डर लगता है कि ये क्या है, कि फेनोमेनोलॉजिकल क्या होता है। पर ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। फेनोमेनोलॉजिकल मतलब रोजमर्रा डे टू डे लाइफ में इवन एज अ फिजिसिस्ट, आप अगर डे टू डे लाइफ में न्यूटन्स लॉस के साथ खेलते हो तो आपको जो देखने को मिलेंगी फोर्सेस, उन्हें हम सिंपली फेनोमेनोलॉजिकल फोर्सेस कह रहे हैं, ठीक है। इनमें से कुछ के बारे में आपने सुन रखा होगा, कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सारों के बारे में बताऊंगा। वैसे मैं नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये दो आपको बहुत सारे सवालों में मिलेंगे, ठीक है। इन्हें हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल सेंस में अगर हम ज़्यादा अंदर ना घुसे कि क्या हो रहा है, ये ऐसा लगता है कि ये कॉन्टैक्ट, दो बॉडीज एक दूसरे को टच कर रही हैं, तब ये नॉर्मल और फ्रिक्शन आता है, ठीक है। ये क्या है, क्या ये नॉर्मल और फ्रिक्शन, अभी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, बाद में इसकी चर्चा खूब करेंगे, ठीक है। अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है किधर कहीं पे भी, और इस पे मैं एक फोर्स लगाता हूँ, इसे खींचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि थोड़ा खींचना पड़ता है, थोड़ा दम लगाना पड़ता है, तभी ये जाएगा। और न्यूटन की सिद्धांत कहती है कि अगर इस डायरेक्शन में मैं इसे खींच रहा हूँ, ये नहीं जा रहा, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स की ये बात करता है। मैं जो फोर्स खींच रहा हूँ इसे एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। चलो इसे हम फोर्स, या तो फोर्स ड्यू टू बी माई फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये इसकी बात नहीं कर रहा, ये टोटल फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। अगर ये ब्लॉक अगर रेस्ट पे है, इसका एक्सलेशन अगर 0 है, तो आप जानते हो कि इस पर कोई ना कोई फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसके लिए दूसरा कलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसकी चर्चा हम बाद में और खूब करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता है ये ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा, और आपको पता है कि अर्थ से इस ब्लॉक को नीचे खींच रहा होगा। कितनों से खींच रहा होगा ये हम बाद में बात करेंगे, पर कुछ तो खींच रहा होगा ये। तो अर्थ इसको, ग्राउंड इसको ऊपर ढकेल रहा है, ताकि ये वाई डायरेक्शन में भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, और ठीक है। और ये नॉर्मल मतलब कोई ये अंग्रेजी वाला नॉर्मल नहीं है जो हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ये जो दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में होती है, तो परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में आप समझ सकते हो, आपको थोड़ा बहुत इंट्यूशन आ रहा होगा कि हाँ ये होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और भी फोर्सेस होती हैं, जैसे एक, अगर मैं ब्लॉक को लेता हूँ और उस पर स्प्रिंग लगा देता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें खींचूंगा तो स्प्रिंग इसे वापस खींचेगी, इसे स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। और एक और फोर्स है, आपने देखा होगा कि गांव में या शहर में भी, किधर पे भी, हम एक पानी को निकालने के लिए वेल से एक पुली और स्ट्रिंग का सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग जब टाइट हो जाती है, तो इसे टेंशन होती है, जैसे आपको खूब पढ़ने पे होती है, वैसे इसको टाइट होने पे टेंशन होती है, ठीक है। वैसे ही नहीं है वो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। इस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन, ठीक है। एक टॉट मतलब टाइट स्ट्रिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं टेंशन, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स है फोर्सेस की जो आपको फिजिक्स टेक्स्ट बुक और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में खूब दिखेंगी, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है, किसके कारण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा क्लेम बोलने वाला हूँ जो आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है पहले, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे समझ में आ जाए।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतने सारे फिनोमेनोलॉजिकल फोर्सेस है, अभी तो थोड़ी बात हुई है, आपको इधर उधर से बहुत सारी सुनाई दी होगी, ये मस्कुलर फोर्स, केमिकल फोर्स, ये वो पता नहीं क्या क्या फोर्सेस, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि कितनी फोर्सेस है, पर ये सारी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जाएं, अगर हम इसे एकदम एक अंदर जाके देख पाए कि ये क्या हो क्या रहा है, तो ये सारी बस और बस कुछ ही फंडामेंटल फोर्सेस के कारण हो रही है, ठीक है। बहुत ही कम फंडामेंटल फोर्सेस के कारण हो रही है, इनफैक्ट बस 4 फंडामेंटल फोर्सेस के कारण हो रही है, और वो 4 मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं अभी। पहली को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, पहले मैं लिखता हूं फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और तीसरा और चौथा दोनों हमारे काम का अब भी नहीं है, इनको हम न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। ये स्ट्रांग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है, ठीक है, जो हमारे इन फेनोमेनोलॉजिकल फोर्सेस में हमें नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो इन बस ये पहले 2 से मैं कह रहा हूं कि सारे सवाल आप बना सकते हो, और सारे सवाल अपने जो आपके जहन में आ रही हैं उनको आप मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा कि एक कैसे नॉर्मल और फ्रिक्शन और ये सारी स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स और भी जो दिखेंगी, ये सारे कैसे इनके कारण है। और इनमें से भी और बड़ा एक मैं क्लेम करता हूँ, ये सब बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कारण है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसकी चर्चा हम एक चैप्टर में बहुत ही अच्छे से करेंगे, पर अभी के लिए हमें इतना जानना हमारे लिए काफ़ी है कि क्योंकि आपने थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स में भी पढ़ रखा है कि अगर अर्थ या कोई भी प्लैनेट के सरफेस के पास कोई बॉडी गिर रहा हो, ओके, क्लोज टू द सरफेस, ये ऐसा नहीं है कि इतना दूर में बना दिया है कि आधे तरफ मून की तरफ जा रहा है, बट दिस इज वेरी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। दिस इज लाइक इवन इफ यू थ्रो इट फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, जैसा कहानी में गैलीलियो ने किया है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको जी से हम डिनोट करते हैं, जो 9.8 या 10, अगर आप आलसी हो मेरी तरह, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मेजर करके पाया गया है। इतना ही एक्सेलरेशन होता है हर बॉडी का, चाहे उसका मास जितना भी हो, ठीक है। इसके बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा, इसकी चर्चा और बाद में करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो आपको पता है कि अगर मैं इसे देखूं और ये कोई भारी चीज़ हो, और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, और ये कोई भारी चीज़ है कि ये हवा का इस पर जो प्रहार हो रहा है इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इस पर बस एक ही फोर्स लग रहा होगा, और आपको पता है F = mg इन जनरल, अगर एक ही फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण एक्सेलरेशन g आ रहा है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg होगा, ठीक है। तो अगर ये आके एक टेबल पे गिर पड़ता है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर पाऊँ कि ये कहीं सरफेस पे है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और आपको पता है कि अगर यहाँ नहीं होता, ये टेबल नहीं होता, ठीक है, तो ये mg फोर्स लग रहा होता। तो आप एक बार सोच कर देखो कि अर्थ इसके बारे में कुछ केयर करता है कि ये टेबल पे पड़ा है या ऐसे ही गिर रहा है? नहीं ना। तो इस पे अभी भी इतना ही फोर्स लगेगा mg का। सो एक ऑब्जेक्ट की वेट उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम mg से जान सकते हैं, ठीक है। और इस पे मैंने आपको बताया एक नॉर्मल फोर्स लग सकता है, लगेगा ही, तभी ये टेबल पे है, टिका हुआ है। एक नॉर्मल फोर्स लग सकता है, इस पे मैं कोई रोप के थ्रू टेंशन फोर्स लगा सकता हूँ, फिर इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मैं कह रहा हूँ ये सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में 2 फोर्सेस की शादी हुई है, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे को कहते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसको इनफैक्ट हम बस इलेक्ट्रिसिटी में से भी एक सबसेट जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको बस थोड़ा सा नॉर्मल के बारे में बताता हूँ, बाकी जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो क्यों आ रहा है? 2 चीज़ें जब कांटेक्ट में होती है, तो मैं जान रहा हूँ कि ये टेबल के अंदर नहीं जा रहा है और इसमें एक mg नीचे रख रहा है, तो इसमें एक ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। पर ये क्यों है, ठीक है। इसके लिए अगर मेरे पास कुछ तरीका होता, इसको एकदम जो सरफेस कांटेक्ट है इन दोनों को, इनको मैं मैग्नीफाई करके देख पाता, तो मैं एक्चुअली देखता तो देयर इज नो कांटेक्ट पॉसिबल, देयर इज नो कांटेक्ट है, कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता। आप कह रहे हो कि क्या बोल रहे हो आप सर, हम लिख रहे हैं तो मेरे पेन और मैं बैठा हूँ, मेरे कोई कांटेक्ट नहीं है क्या? ठीक है, तो द थिंग इज, आपको पता है
इसको मैं समझाऊंगा आपको। आपको पता है कि हर चीज़ एटम से बनी है, ओके, मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, ठीक है। तो जो भी ये आपका ब्लॉक हो या टेबल हो, इसमें जो भी है एटम्स से ही बने हैं। और आपको पता है कि एटम्स दुनिया को क्या दिखाती है, या एटम्स क्या एक्सपोज करती है, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि अंदर न्यूक्लियस है, वो तो अंदर है बिल्कुल सबसे दूर, पर जो एक एटम दूसरे एटम को दिखाती है, या जो चीज़ें एक्सपोज होती है, सबसे क्लोजेस्ट होती है, वो कौन सी है? वो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जो एटम्स बना रही होंगी इस ब्लॉक को और इस टेबल को, वो दोनों यहाँ पे, जहाँ पे इनका कांटेक्ट मैक्रोस्कोपिकली है, जब हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कांटेक्ट है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये जो टेबल है, इसे हम टेबल मान लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं ब्लॉक, ठीक है। तो जो टेबल है उसके इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे होंगे। आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी कहते हैं। हम इसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे क्लास 12th के लिए, ये आता है सिलेबस में। और ये दोनों एक दूसरे को लेकिन रिपेल कर रही होगी, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो क्या ये कभी टच कर पाएंगी? क्योंकि आपको पता है कि ये रिपल्सिव फोर्स और बढ़ता जाता है। मैथ्स इसकी आपको मैं बताऊंगा बाद में, पर आपको ये फील आएगा अभी कि जैसे मैं इनको और पास लाऊं, इनमें रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। और जब ये बढ़ेगा तो एक टाइम के बाद ये दोनों अपने पास आना बंद कर देंगी, पर दूर से हमें ये लगेगा कि ये टच कर रही हैं। और ये जो फोर्स माइक्रोस्कोपिक अट्रैक्शन रिपल्शंस को जब हम सब ऐड अप करके मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे देखेंगे, बड़े लेवल पे जो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो हमें दिखेगा ये नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो आपके जो सवाल होंगे उनमें फिनोमेनोलॉजिकल फोर्सेस होंगी, ठीक है। पर ये जानना जरूरी है कि इन सब के पीछे कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स है, और कैसे इन फिनोमेनोलॉजिकल फोर्सेस को यूज करके हम कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन समझ सकते हैं और कोई भी फिजिक्स की प्रॉब्लम डायनामिक्स की बना सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अगले मॉड्यूल में।